अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना की बेवकूफी देखिए कि अगर आपको पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी भी है तो आप उर्दू क्यों बना रहे हैं? उर्दू तो कभी पाकिस्तान में जन्मी ही नहीं। उर्दू का तो मेजर डेवलपमेंट जो है वो तो इंडिया में हुआ है, या फिर इलीगली तो कश्मीर आपने ले ही लिया था हमसे, जो कि आज नहीं तो कल हम वापस ले ही लेंगे ऑफिशियली। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण होते थे, लोगों के सामने जो वो भाषण देते थे उनका हिंदी का लेवल कुछ अलग होता था, लेकिन जब पार्लियामेंट में वो हिंदी में भाषण देते थे उसका लेवल कुछ और ही होता था। तो आप इमेजिन करिए, ऑलमोस्ट 1 लाख पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था इंडिया के सामने। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना बड़ा आर्मी सरेंडर कभी नहीं देखा गया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो सबसे बड़ी फन फैक्ट है, ये जो 93,000 सोल्जर्स को ने सरेंडर किया था, उनसे सरेंडर अग्रीमेंट पे सिग्नेचर करवा के हमने उनको पाकिस्तान नहीं भेज दिया था कि दामाद थोड़ी ना है हमारे कि हाँ आपने हार मान ली तो घर चले जाइए। ना 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 ना, उन्हें जेल में हमने रखा था भारत में। और भारत में जब रखा था तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को कुछ दिनों बाद रियलाइज हुआ कि यार ये 1 लाख लोगों को तो मुफ्त में खाना खिलाना पड़ रहा है, तो ये तो मतलब फ्री का लेबर जा रहा है। तो इन 93,000 सोल्जर से काम भी करवाया गया था इंडिया में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन सा काम था। दिल्ली और मेरठ का जो एक्सप्रेस, आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस आप लोग देखते हैं ना, स्टेट एक्सप्रेस हाईवे, वो बेसिकली इन पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने बनवाया। आप डिटेल में गूगल करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उन 93 सोल्जर्स को हमने वापस पाकिस्तान भेज दिया। भेजते भेजते कहा कि जब अगली बार सड़कें बनाने की जरूरत होगी तो दोबारा आप उसको बुला लेंगे। बट पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान के लोगों को तो सेक्युलरिज्म का मतलब ही नहीं पता। उन्हें राइट टू रिलीजन नाम के शब्द के बारे में तो उन्होंने आज तक सुना भी नहीं है। उस महान हस्ती का नाम है मुजीबुर रहमान। अब मुजीबुर रहमान की जितनी रिस्पेक्ट बांग्लादेश की गवर्नमेंट करती है, उतनी ही रिस्पेक्ट इंडिया की गवर्नमेंट भी करती है। इन्होंने हमेशा से ही ईस्ट पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, लैंग्वेज के नाम पर, एथनिसिटी के नाम पर और कल्चर के नाम पर। आज जिस देश को आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जिसे आपने मैप पर देखा भी होगा, 1971 से पहले वो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। और 1947 से पहले वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं कहलाता था, बल्कि वो ईस्ट बंगाल कहलाता था। तो बंगाल में रहने वाले मुस्लिम्स ने बंगाली बोलना ही शुरू कर दिया था हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से। और जो बंगाली कल्चर है, हजारों सालों साथ में रहने के बाद जो बंगाली मुस्लिम्स हैं, वो अपनी मदर टंग उर्दू को न मानकर, अरबी को ना मानकर, फारसी को न मानकर, किसी और लैंग्वेज को न मानकर बंगाली को ही मानते थे। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी की इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में। इस इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स को भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करेंगे, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको बेसिकली जीएस पेपर 1 में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी काम आ सकता है, कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आंसर्स लिखने में भी काम आ सकता है, पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत आपका मैचअप करता है, और एज अ जनरल इंफॉर्मेशन जो चीजें आपको एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट चाहिए होती हैं, वो भी यहां पर हमारे लिए काम की हैं। अब आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है भारत और पाकिस्तान का 1971 का वॉर, जिसे हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये वही वॉर है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कर एक नया देश बांग्लादेश को जन्म दिया था। देखिए, इस वॉर को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत के आजाद होने के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। लेकिन पाकिस्तान बेसिकली ज्योग्राफिकली 2 अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड था। एक था वेस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं, और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जिसे बेसिकली हम लोग आज की तारीख में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यानी भारत दोनों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था, वेस्ट साइड से भी और ईस्ट साइड से भी। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान का एक स्टेट है, जिसे हम पंजाब कहते हैं, अब जैसे पंजाब इंडिया में है वैसे ही पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो वेस्ट पाकिस्तान का जो पंजाब स्टेट है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्टेट है आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और 1947 में भी। जैसे इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं
तो लोकसभा इलेक्शंस में सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्टेट जो होता है वो उत्तर प्रदेश होता है। उसी तरीके से पाकिस्तान में पंजाब स्टेट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग स्टेट रहा है। अब ये जो बेसिकली पंजाब स्टेट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रहा है और पूरा का पूरा वेस्ट पाकिस्तान, इन्होंने हमेशा से ही ईस्ट पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, लैंग्वेज के नाम पर, एथनिसिटी के नाम पर और कल्चर के नाम पर। क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया है, यह समझने के लिए आपको ईस्ट पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए, आज जिस देश को आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जिसे आपने मैप पर देखा भी होगा, 1971 से पहले वो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और 1947 से पहले वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं कहलाता था, बल्कि वो ईस्ट बंगाल कहलाता था। क्योंकि आज का जो इंडिया का वेस्ट बंगाल का स्टेट है, जहां पर हमें तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, आज का बांग्लादेश हमारे इंडिया के बंगाल से ही तो कनेक्टेड था। 1905 में सबसे पहली बार करजन, जो इंडिया के उस टाइम के वायसराय थे, उन्होंने बंगाल का डिवीजन किया था दो पार्ट्स में, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थी, वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी थी, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच की एकता को तोड़नी थी, इसलिए बंगाल का ही डिवीजन कर दिया गया था। अब ये जो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल से अलग हुआ, ये तो सैकड़ों हजारों सालों से एक ही स्टेट था ना, बंगाल। अब बंगाल में रहने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, कहेंगे तो उसे बंगाली ही। मान लीजिए अगर कोई हिंदू या मुस्लिम बंगाल में रहते हैं तो वो बंगाली हिंदू या बंगाली मुस्लिम कहलाएंगे। मान लीजिए यही हिंदू या मुस्लिम अगर गुजरात में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं तो गुजराती हिंदू, गुजराती मुस्लिम, पंजाबी हिंदू, पंजाबी मुस्लिम कहलाएंगे। आप जिस भी रीजन में जाएंगे उस रीजन के नाम से तो आपको जाना ही जाएगा और वहां की आप लैंग्वेज भी बोलने लगेंगे, वहां का खान पान, रहन सहन आप सब अडॉप्ट करने लगेंगे। तो बंगाल में रहने वाले मुस्लिम्स ने बंगाली बोलना ही शुरू कर दिया था हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से। और जो बंगाली कल्चर है, जैसे नवरात्र मनाना या फिर अपने खाने में मेजरली फिश या मछली खाना या मच्छी भात का इस्तेमाल करना, ये इस तरीके से इनका शुरू हो चुका था। अब हजारों सालों साथ में रहने के बाद जो बंगाली मुस्लिम हैं, वो अपनी मदर टंग उर्दू को न मानकर, अरबी को ना मानकर, फारसी को ना मानकर, किसी और लैंग्वेज को ना मानकर बंगाली को ही मानते थे। क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, फादर, वो खुद और उनके आने वाली जनरेशन बंगाली ही लिखते थे, बंगाली ही पढ़ते थे, बंगाली ही बोलते थे। अब 1947 में अचानक से हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और जब बंटवारा हो जाता है तो वेस्ट पाकिस्तान जो है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, वेस्ट पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों को इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि इंडिया से जो आप अपना कल्चर लेके आए हो, आपको उस कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। यानी आपको बंगाली नहीं पढ़नी है, लिखनी है, बोलनी है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हम उर्दू बना देंगे। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना की बेवकूफी देखिए कि अगर आपको पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी भी है तो आप उर्दू क्यों बना रहे हैं? उर्दू तो कभी पाकिस्तान में जन्मी ही नहीं। उर्दू का तो मेजर डेवलपमेंट जो है वो तो इंडिया में हुआ है। उत्तर प्रदेश या फिर जो अवध का रीजन है या फिर सेंट्रल इंडिया का भोपाल का रीजन है, वहां पर उर्दू पनपी है। अब मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आदमी को कौन समझाए कि अगर आपको अपने स्टेट का अगर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना है तो पंजाब आपका सबसे डोमिनेटिंग स्टेट है ना, तो पंजाबी को आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते, या फिर बलूच लैंग्वेज को आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते, या फिर इलीगली तो कश्मीर आपने ले ही लिया था हमसे, जो कि आज नहीं तो कल हम वापस ले ही लेंगे ऑफिशियली, या कश्मीरी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते। उन्हें लगा कि बेसिकली मुस्लिम्स का कनेक्शन उर्दू के साथ ही होता है और उर्दू का डेवलपमेंट जितना इंडिया में हुआ है उतना तो पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। अब आज की डेट में भी आप 2023 में भी देखते हैं तो पाकिस्तान के ज्यादातर लोग जो हैं उन्हें उर्दू के शब्द उतने नहीं आते जितनी उन्हें पंजाबी आती है, वो उर्दू भी पंजाबी एक्सेंट में ही बोलते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आदमी की सबसे पहली गलती तो ये रही कि उन्होंने एकदम एक्सेप्शनल लैंग्वेज को ही बेसिकली उर्दू को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कभी एक्सेप्ट की ही नहीं जा सकती थी क्योंकि उसमें आप टेक्निकल काम करते हो, आम बोलचाल की भाषा वो नहीं है। हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया गया
क्योंकि हिंदी के आपको बहुत सारे फेजेस देखने को मिलते हैं। ऑफिशियल हिंदी भी एक होती है और सड़क पर बोलने वाली भी एक हिंदी होती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण होते थे, लोगों के सामने जो वो भाषण देते थे उनका हिंदी का लेवल कुछ अलग होता था, लेकिन जब पार्लियामेंट में वो हिंदी में भाषण देते थे उसका लेवल कुछ और ही होता था। तो हिंदी की एक खास बात है जो आपको उर्दू में देखने को नहीं मिलती, इट्स लाइक यूनिवर्सल फैक्ट एंड ऑल। खैर, तो यहां पर बेसिकली क्या है कि यहां पर वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर प्रेशर डालने लगा कि आप अपनी बंगाली लैंग्वेज को छोड़िए, उर्दू में आइए। अब जो कम्युनिटी हजारों सैकड़ों सालों से बंगाली लैंग्वेज और बंगाली कल्चर को एक्सेप्ट करके बैठी है, वो एकदम से अपना कल्चर नहीं बदल सकती। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप अपनी मदर टंग छोड़ दीजिए और किसी तीसरी ही लैंग्वेज बोलना शुरू कर दीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर देंगे। और यहीं से ईस्ट पाकिस्तान का प्रोटेस्ट शुरू होता है, जो आगे चलकर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम पर जाना जाता है। अब हम लोग इस पूरे वॉर को, हम लोग जो मेजर रीजन है वो तो समझ चुके हैं। अब हम इस पूरे वॉर की टाइमलाइन के साथ देखते हैं कि एग्जैक्टली 1947 से लेकर 1971 तक क्या क्या चीजें हुई थी। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो वॉर जीता गया था वो 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने जीता था, और इसी दिन ईस्ट पाकिस्तान एज अ बांग्लादेश अलग कंट्री यहां पर जन्म हुआ था। और ये जो बेसिकली 16 दिसंबर है, इसे हर साल हम लोग विजय दिवस के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत जो है यहां पर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जीता था। और यहां पर 16 दिसंबर 1971 को ही जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो बेसिकली पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उन्होंने 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया था। तो आप इमेजिन करिए, ऑलमोस्ट 1 लाख पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था इंडिया के सामने। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना बड़ा आर्मी सरेंडर कभी नहीं देखा गया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो सबसे बड़ी फन फैक्ट है, ये जो 93,000 सोल्जर्स को ने सरेंडर किया था, उनसे सरेंडर अग्रीमेंट पे सिग्नेचर करवा के हमने उनको पाकिस्तान नहीं भेज दिया था कि दामाद थोड़ी ना है हमारे कि हाँ आपने हार मान ली तो घर चले जाइए। ना 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 ना, उन्हें जेल में हमने रखा था भारत में। और भारत में जब रखा था तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को कुछ दिनों बाद रियलाइज हुआ कि यार ये 1 लाख लोगों को तो मुफ्त में खाना खिलाना पड़ रहा है, तो ये तो मतलब फ्री का लेबर जा रहा है। तो इन 93,000 सोल्जर से काम भी करवाया गया था इंडिया में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन सा काम था। दिल्ली और मेरठ का जो एक्सप्रेस, आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस आप लोग देखते हैं ना, स्टेट एक्सप्रेस हाईवे, वो बेसिकली इन पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर से बनवा है। आप डिटेल में गूगल करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या, हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि देखो भाई, फ्री में तो खाना नहीं खिलाएंगे तुम्हें, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो जेल में कुछ है नहीं काम करने के लिए, काम करो, दिल्ली से मेरठ की जो सड़कें हैं ना वो बनवा दो। तो दिल्ली और मेरठ पे तो आप गाड़ियां चलाते हैं या फिर आप जाते हैं बसों से, वो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के सोल्जर्स ने बुलाया। वो जब बेसिकली पूरा काम हो गया और फिर वो ऑफिशियल एग्रीमेंट जो है दोनों देशों के एक्सचेंज हो गए, यूनाइटेड नेशन के सामने भी हम लोगों ने बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट दे दिए। उसके बाद उन 93 सोल्जर्स को हमने वापस पाकिस्तान भेज दिया और भेजते भेजते कहा कि जब अगली बार सड़कें बनाने की जरूरत होगी तो दोबारा आप लोगों को बुला लेंगे। खैर, आगे चलते हैं। अब यहां पर हम, ये तो बेसिकली मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको। अब यहां पर हम लोग टाइमलाइन देखते हैं। देखिए, 1947 में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बना, और उनमें बेसिकली एथनिक ग्रुप और लैंग्वेज और कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वेस्ट पाकिस्तान जो बंगाली कल्चर है ईस्ट पाकिस्तान का, उसको पूरी तरीके से दबाना चाह रहा था। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो रिलीजन है वो कॉमन है। यहाँ पे रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एथनिसिटी का प्रॉब्लम है। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, नवरात्रे आएंगे, तो मैं सेंट्रल इंडिया में रहने वाला एक हिंदू हूं, और मान लीजिए बंगाल में रहने वाला, उड़ीसा में रहने वाला कोई हिंदू है, तो वो नवरात्रे में नॉनवेज खाता है क्योंकि वो उनका कल्चर है। लेकिन मैं नवरात्रे में नॉनवेज पूरी तरीके से छोड़ दूंगा क्योंकि ये मेरा कल्चर है। तो रिलीजन कॉमन है, लेकिन रिलीजन कॉमन होने के बावजूद किसी एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो तरीका है वो तो अलग अलग है ना। यही एथनिसिटी डिफरेंस कहलाता है। तो यही एथनिसिटी डिफरेंस ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में था। अब इंडिया में एथनिसिटी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम एथनिसिटी के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। राइट टू रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 to 28 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। बट पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान के लोगों को तो सेक्युलरिज्म का मतलब ही नहीं पता। उन्हें राइट टू रिलीजन नाम के शब्द के बारे में तो उन्होंने आज तक सुना भी नहीं है। ठीक है, उन्हें कंसेप्ट ही नहीं पता सेक्युलरिज्म का। तो जिस देश में सेक्युलरिज्म नहीं होगा वहां पर आप डाइवर्सिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जहां पर भी छोटी सी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन चालू
इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर यहां पर जितना बड़ा सेक्युलरिज्म है उतनी ही बड़ी हमारी यहां पर डाइवर्सिटी है। तो यहां पर एथनिक ग्रुप, लैंग्वेज, कल्चर, इन सब के नाम पर बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ बेसिकली यहां पर होने लगा डिस्क्रिमिनेशन। 1948 में जिन्ना ने यह डिक्लेयर कर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की जो स्टेट लैंग्वेज होगी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो उर्दू ही होगी। और इस चक्कर में हम लोग देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में हमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। अब यहां पर इस प्रोटेस्ट को जो लीड करते हैं उस महान हस्ती का नाम है मुजिबुर रहमान। अब मुजिबुर रहमान की जितनी रिस्पेक्ट बांग्लादेश की गवर्नमेंट करती है उतनी ही रिस्पेक्ट इंडिया की गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। क्योंकि अभी 2021 में रिसेंट में ही मुजिबुर रहमान को इंडियन गवर्नमेंट ने मरणोपरांत यानी उनकी डेथ के बाद गांधी पीस प्राइज दिया था, अवार्ड। और बेसिकली बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स हैं जो मुजिबुर रहमान से रिलेटेड और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिलेटेड हैं। तो कुछ टाइम पहले इंडिया के जो एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उनको बेसिकली बुलाया गया था बांग्लादेश इनॉग्रेशन के लिए वगैरह वगैरह। कालीपाट मंदिर, वहां पे जो सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, उस कालीपाट मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए भी हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को बुलाया गया था। तो मुजिबुर रहमान बांग्लादेश और इंडिया दोनों में एक रिस्पेक्टिव पर्सनालिटीज हैं। और इसके साथ साथ इंडिया का भी जो नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बंगला, यस, समथिंग इट इज बंगाली प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट एबल टू गेट इट, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो कॉमन चीजें हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। खैर, तो मुजिबुर रहमान ने ये ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू किया कि राइट टू बंगाली की जो मतलब यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो एजुकेशन और अपना पूरा जो कल्चर है वो बंगाली लैंग्वेज के थ्रू ही यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली बहुत ज्यादा हमें हंगर स्ट्राइक भी देखने को मिलता है और पुलिस के साथ हमें यहाँ पर क्लैशेस भी देखने को मिलते हैं। अब मुजिबुर रहमान जो है वो मुस्लिम लीग के ही थे। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने बेसिकली पाकिस्तान को अलग करा है। जिन्ना की पार्टी की ही बात कर रहा हूं। अब 1948 में जिन्ना ने जब बोला कि भाई ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपना कल्चर बदलो, तो मुजिबुर रहमान ने मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी और अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग, जिसे हम लोग बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं, ये जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी है इसको स्टार्ट कर दिया। और उर्दू का इंपोजिशन न हो ईस्ट पाकिस्तान में, ये इनका बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा था। और पूरा का पूरा ये जो बेसिकली प्रोटेस्ट है, ये जो स्ट्रगल है ईस्ट पाकिस्तान का कि हम अपने कल्चर को और बंगाली लैंग्वेज को बचा के रख सकें, ये पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रगल है वो 50s और 60s के डेकेड्स तक हमको बेसिकली यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहां पर जो बेसिकली डोमिनेंस आ रहा था वो वेस्ट पाकिस्तान के पंजाब स्टेट का सबसे ज्यादा आ रहा था। ये आपको यहां पर समझने की जरूरत है। और यहां पर 1952 आते आते ऐसा हो गया था कि मुस्लिम लीग के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे ईस्ट पाकिस्तान में, यानी आज के बांग्लादेश में, ठीक है। अब यहां पर एक नोटेबल पॉइंट है जो आपको बेसिकली समझना है। यूनाइटेड नेशन जो है, अच्छा बाय द वे ये नोटेबल पॉइंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2021 पे इसी पे क्वेश्चन आया था। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2021 का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पे नोटेबल लिखा रहा हूं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करता है 21 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 21 फरवरी 1952 को पुलिस ने जो लैंग्वेज रैली निकली थी ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, इसी दिन 21 फरवरी 1952 को ही पाकिस्तान की पुलिस ने ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों पर गोलियां चलाई थी, उनको जान से मारा था, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज बंगाली सपोर्ट करना चाह रहे थे, प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, प्रमोट करना चाह रहे थे। तो पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ था कि कोई कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज को बचाना चाह रही है और उस देश की पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट उन लोगों को सरेआम गोलियां मार रही है। तो ये 21 फरवरी को हुआ था। इसी दिन को बेसिकली याद रखने के लिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करता है। इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1954 में ईस्ट पाकिस्तान में प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट असेंबली इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार को चुनने के लिए, उसी तरीके से ये प्रोविंशियल इलेक्शन चल रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान में। सीधी सी बात है सर, इसमें जो मुस्लिम लीग है वो जीत गई। स्वाइप यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है हार गए, मुस्लिम लीग यहाँ पर हार गई। मतलब पूरी तरीके से
खत्म हो गई है पॉलिटिकल पार्टी। 2 या 3 सीट मिली होगी और आवामी लीग जो है यहां पर मेजोरिटी से जीती। एक और यहां पर पॉलिटिकल पार्टी थी कृषक समर्थन पार्टी, समथिंग लाइक दैट, उसमें हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी थी, तो आवामी लीग ने वो कृषक समर्थक पार्टी के साथ मिलकर बेसिकली इलेक्शन लड़ा था और बहुत भारी यहां पर जीत हुई थी। अब यहां पर ईस्ट पाकिस्तान में साफ साफ समझ में आ गया कि जो आपकी आवामी लीग है वो बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो जीत चुकी है, और सर प्रेसिडेंट तो उनके ऑब्वियसली मुजीबुर रहमान ही है, और मुजीबुर रहमान ही बेसिकली वहां के एग्जीक्यूटिव हेड या चीफ मिनिस्टर बनते। तो यहां पर ये चीज वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हुई, और वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने बेसिकली ये बोला कि कल की आई पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग, जिसको उस बंदे ने बनाया है जिसका नाम मुजीबुर रहमान है, जो खुद मुस्लिम लीग का मेंबर था, इस बंदे की ऐसी क्या हैसियत कि ये हमको ही हरा दे। ठीक, तो यहां पर बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली बोला कि इलेक्शन गलत तरीके से करवाए गए हैं, और ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने गवर्नर रूल लगा दिया। जैसे हमारे यहाँ इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल होता है ना, वहां पर बेसिकली गवर्नर रूल जो है लगा दिया गया। अब इस बार ये बेसिकली मूवमेंट चला ही है लंबा 50s और 60s के डेकेड तक, और 10 साल तक वहां पर गवर्नर रूल ही लगा। ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी ही सब कुछ संभाल रही है। अब फाइनली उसके बाद 1966 में हम लोग देखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जो है एक बेसिकली 6 पॉइंट मूवमेंट शुरू करते हैं, और यहां पर ईस्ट पाकिस्तान को उसकी ऑटोनॉमी वापस दिलवाने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू करते हैं। उसमें 6 पॉइंट्स की डिमांड की गई थी, वो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा फेडरल स्टेट, यानी जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है उतनी ही पावर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि फॉरेन और डिफेंस का मुद्दा आप लोग रख लो, बाकी के बाकी सब्जेक्ट हमारे स्टेट को दे दो। जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर का एक टाइम पर डिमांड था, वैसे यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान की आपको डिमांड देखने को मिल रही है ना। जैसे कश्मीर बेसिकली 2019 से पहले यही रूल तो था कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, बाकी सारी की सारी पावर जम्मू कश्मीर के पास रहेगी। और इनके भी आपको सेम डिमांड देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया में जैसे जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां थी ना 2019 से पहले, आप बिल्कुल वैसे ही इसको कंपेयर करिए। ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर बना हुआ था, लेकिन ये लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो फिर टूट के अलग देश बन गया। कश्मीर के साथ भी ऐसा हो सकता था, टूट के अलग देश बन सकता था, लेकिन हमने होने नहीं दिया ना। हमारी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट में औकात का भी तो फर्क है। हमने बेसिकली क्या किया, पूरे के पूरे 370 को ही खत्म कर दिया कि सर रहेंगे तो आप इंडिया में ही रहेंगे, अलग देश तो आप नहीं बन पाएंगे। अब गवर्नमेंट की हैसियत पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये लोग नहीं कर पाए, हमने कर दिया, पूरी दुनिया जानती है। खैर, तीसरे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। यहां पर ईस्ट पाकिस्तान ने एक और चीज बड़ी कही कि भैया करेंसी भी सेपरेट चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये डिमांड ऐसी है जो सुनने में भी बड़ी लॉजिकल लगती है शेख मुजीबुर रहमान की, कि एक ही कंट्री में तो अलग अलग करेंसी कैसे चलेगी भाई, और फिर आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक डिसीजन जो है हम लोग अपने हिसाब से लेंगे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने बेसिकली जानबूझकर पॉइंट्स ही ऐसे रखे थे कि वो चाहते थे कि हमें देश ही अलग बनना है। ठीक है, उन्होंने कहा करेंसी भी अलग चाहिए, प्लस उन्होंने कहा कि फिस्कल पॉलिसी भी अलग चाहिए, हमें हमारे हाथ में टैक्सेशन पॉलिसी चाहिए। अब यहां पर आप 5th पॉइंट देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। 2nd पॉइंट पे उन्होंने कहा था कि फॉरेन अफेयर्स आप रख लेना, लेकिन फिर बोला कि किस फॉरेन नेशन के साथ ट्रेड करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो ये बेसिकली होता है ना कि आपसे कोई कहता है कि भाई ये काम कर दे, तो फिर आप ऐसी कंडीशन रखते हो उसके सामने कि हाँ लेकिन तुझे मेरी 2-3 बातें माननी पड़ेगी तो मैं काम कर दूंगा तेरा। आप जानबूझ के कंडीशन ऐसी रखते हो कि सामने वाला खुद हाथ जोड़ लेता है कि हाँ भाई ठीक है, मत कर काम, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली वही कर रहा था कि बेसिकली हमने ना अपने 6 पॉइंट गाइडलाइन ही ऐसी रखी है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, झगड़े प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं है, हमें अलग देश बनना है। ठीक, उन्होंने कहा कि फॉरेन नेशन के साथ ट्रेड करना हम देख लेंगे, प्लस बोला कि खुद का हमें सेपरेट फॉरेक्स रिजर्व भी चाहिए, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो भी हमें खुद का अलग चाहिए, खुद की अलग मिलिट्री भी चाहिए और खुद की अलग नेवी भी चाहिए। तो एक तरीके से तो ये पूरा अलग देश बन ही चुका है ना। ये बेसिकली मूवमेंट जो है 6 पॉइंट मूवमेंट 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने शुरू किया। प्लस अब इसके बाद क्या हुआ कि इस मूवमेंट को तो दबाना था वेस्ट पाकिस्तान को, तो वेस्ट पाकिस्तान ने एक कंस्पिरेसी रची। 1968 में अगरतला कंस्पिरेसी केस लगा दिया वेस्ट पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान पे। अगरतला हमें पता है त्रिपुरा की कैपिटल। यहां पर शेख मुजीबुर रहमान पर वेस्ट पाकिस्तान ने आरोप लगाया
कि आप इंडिया गए थे, इंडिया की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और उनकी एजेंट और आर्मी ऑफिसर से मिले हो त्रिपुरा के अगरतला में, और वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ आपने क्या की है, साजिश की है। इसीलिए हम आप पर सेडिशन चार्जेस लगाते हैं, यानी देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। वैसे ये बात बिल्कुल सच है। शेख मुजीबुर रहमान 1966 के 6 पॉइंट मूवमेंट शुरू करने से पहले भी, वो मूवमेंट जब पीक पर था तब भी 2 बार इंडिया की विजिट पे आए थे। रॉ और आईबी की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात बेसिकली सामने आई जब बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया गया। ठीक, तो ये बेसिकली उन पर सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए और फिर बेसिकली क्या है, इनको अरेस्ट कर दिया गया। अब ये एक बेसिकली मूवमेंट तो शेख मुजीबुर रहमान चला ही रहे थे बड़े लेवल पर, ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें बेसिकली कुछ इमीडिएट कॉजेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा वॉर होता है तो उसके बहुत सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कॉजेस रहते हैं, लेकिन एक इमीडिएट कॉज भी तो होता है। जैसे 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक जो इमीडिएट कॉज हमें देखने को मिलता है वो गाय और सुअर की चर्बी कारतूस पर लगाई गई थी, वो इमीडिएट कॉज था ना। इसके भी बहुत सारे इमीडिएट कॉज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एक इमीडिएट कॉज जिसे हम लोग बीज कह सकते हैं, वो था 1970s में ईस्ट पाकिस्तान में फ्लड आ गई तो वेस्ट पाकिस्तान ने मदद नहीं की। साइक्लोन भोला आ गया 1970s के ही डेकेड में, 1970 में 3 से 5 लाख लोग मर गए, तब वेस्ट पाकिस्तान ने मदद नहीं की। याया खान की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, कोई रिलीफ नहीं दी गई। यहां तक कि यूएसए और यूके ने भी ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प नहीं की, क्योंकि वो बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। अब यहां पर बेसिकली जो चिंगारी शेख मुजीबुर रहमान ने लगाई थी, जलाई थी, वो पूरा का पूरा आग का एक शोला बन गया इन रीजन की वजह से। और शेख मुजीबुर रहमान जो कह कर गए थे, जेल में अभी पड़े हुए थे, सारे के सारे ईस्ट पाकिस्तान के लोग समझ गए कि हाँ भाई, ये लोग बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान वाले जिंदगी में हमें कभी हमारा भला नहीं करेंगे। अब यहां पर बेसिकली दिसंबर 1970 में हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे पहला नेशनल इलेक्शन होता है। मुस्लिम लीग को लगा कि मुस्लिम लीग जीतेगी, लेकिन आवामी लीग जीत गई। अब आवामी लीग तो जीती ही जीती, फुल मेजोरिटी के साथ जीती, और आवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान में तो जीती ही जीती। जो वेस्ट पाकिस्तान है, जहां पर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट चल रही थी, वहां पर भी 40% सीट्स में जीत गई भाई साहब, है ना। यानी कि, और ईस्ट पाकिस्तान में तो इतने खतरनाक तरीके से जीती थी कि टोटल सीट्स थी 166 में से 164 सीट्स पर ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग जीत गई। एक सीट पर मुस्लिम लीग जीती थी, दूसरी सीट पर बेसिकली वायलेंस हो गया था, तो नतीजा नहीं आया था। 99.99% सीट्स आवामी लीग जीत गई थी ईस्ट पाकिस्तान में, और वेस्ट पाकिस्तान में भी जीती थी। यानी इतनी बड़ी जीत थी आवामी लीग की कि ईस्ट पाकिस्तान तो छोड़ो, अब वेस्ट पाकिस्तान में भी, यानी दोनों देश, दोनों रीजन अलग है लेकिन देश तो एक ही है ना। तो पाकिस्तान में नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट आवामी लीग की बन चुकी थी। यहां पर मैं 1970 की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर इतना ज्यादा बेसिकली केओस क्रिएट हो गया मुस्लिम लीग में कि सबको पता था कि भाई साहब, अब तो ये जो बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। तो जुल्फिकर अली भुट्टो जो थे, उनको एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि ना ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब। मतलब ईस्ट पाकिस्तान का एक बंगाली बोलने वाला मुस्लिम जो इतनी कम हाइट का, नाटा सा, काला सा दिखता है, हम वेस्ट पाकिस्तानी पंजाबी को हराएगा, हम इतने हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे स्मार्ट लोग, हमें हराएंगे ये उर्दू बोलने वाले, एकदम रिच लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन रियलिटी तो यही थी, शेख मुजीबुर रहमान क्वालिफाइड हो चुके थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो यहां पर बेसिकली जुल्फिकर अली भुट्टो ने वही किया जो पाकिस्तान से आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि बेसिकली यहां पर उन्होंने रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया और फिर से वहां पर गवर्नर रूल जो है इंपोज कर दिया। अब यहां पर बेसिकली क्या हुआ, उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम लोग चलते हैं। 7 मार्च 1971 को हम लोग देखते हैं कि ढाका में मुजीबुर रहमान के अंडर प्रो इंडिपेंडेंट रैली निकलती कि बांग्लादेश को आजादी चाहिए। एकदम खुल के आ चुके हैं ये लोग सामने। और 23 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश का जो फ्लैग है पहली बार लहरा देते हैं, बांग्लादेश का एक नया झंडा लहरा देते हैं कि भाई हम अलग देश हैं। और इसी के चलते 2 दिन बाद 25 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान इनको भेज दिया जाता है। अब इसके बाद इस मूवमेंट को दबाने के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री का अब तक का सबसे घटिया कुकर्म स्टार्ट होता है 26 मार्च 1971 को, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट का नाम दिया गया। यहां पर पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में घुस गई, आज के बांग्लादेश में घुस गई।
जितने भी बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स हैं सबको मार डाला, माइनॉरिटी हिंदूज को मार डाला, टीचर्स को मार डाला, स्टूडेंट्स को मार डाला, एक्टिविस्ट को मार डाला। कितने लोगों को मारा? 3 से 5 लाख लोग। जस्ट इमेजिन, 3 से 5 लाख लोग पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही देश में मार दिए, अपने ही देश के सिटीजन्स को मार दिए। आप इंडिया की सिचुएशन में ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते कभी कि हमारी आर्मी ही हमको मारती कभी। वी कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग, क्योंकि इंडिया एक अलग डेमोक्रेटिक कंट्री। आप इमेजिन करिए कि उस देश के लोगों की क्या हालत होगी जिस देश के लोग ये सोच के बैठे थे कि हमको दुश्मनों से हमारी आर्मी बचाएगी, उनकी आर्मी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। चलिए 3 से 5 लाख लोगों को तुम्हारा, आप ये जानिए कि 2 से 4 लाख बंगाली हिंदू विमेन का रेप किया। किसने? पाकिस्तानी आर्मी ने। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, एक देश की आर्मी ने अपने ही देश के माइनॉरिटी कम्युनिटी विमेन का रेप किया और 2 से 4 लाख बंगाली हिंदू विमेन का रेप किया। और ये रेप कोई इंडिविजुअल रेप नहीं था। इट इज बेसिकली वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। ये कोई इंडिविजुअल रेप नहीं थे, ये पूरी तरीके से गैंग रेप्स थे। मतलब इट्स लाइक कि 20-25 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स किसी एक बंगाली हिंदू फैमिली के घर में घुस गए, वहां पर बेसिकली जो घर के मेल हैं उनको अधमरा करके बांध के छोड़ दिया और उन्हीं के सामने उनकी घर की फीमेल्स का रेप किया। And it was like one Pakistani army soldier is coming, raping the women in front of the male members of the family. Then second army man is coming, then the third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. इस तरीके से सारे के सारे आर्मी सोल्जर्स वन बाय वन दे वर रेपिंग द वुमेन। बहुत सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ऐसी आई जो बेसिकली सुन के बेसिकली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई कि इतने लोगों ने एक ही महिला का रेप किया वन बाय वन, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ड्यूरिंग द रेप द विमेन वाज डेड एंड few soldiers were left, so those soldiers did not care about the fact that that woman is dead. उन्होंने उस डेड बॉडी का भी रेप किया है। This was the cruelty of पाकिस्तानी आर्मी। और ये क्रुएलिटी पाकिस्तानी आर्मी की 1947 में भी हमें देखने को मिली थी, जब जम्मू कश्मीर में वो लोग आकर अटैक करके गए थे। सेम लेवल ऑफ क्रुएलिटी, और सेम लेवल ऑफ क्रुएलिटी आपको 1971 में भी देखने को मिलती है। इसीलिए इस देश की आज ये हालत है, इसीलिए पाकिस्तान जैसे देश की ये हालत है कि फॉरेक्स रिजर्व के नाम पर 2 रुपए नहीं है उनके खजाने में। उनका प्राइम मिनिस्टर कौन कब बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर कब जिएगा कब मरेगा नहीं पता। आटे खरीदने के पैसे नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने जब देखो भीख मांगते रहते हैं। और बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो प्रोटेस्ट चलते ही हैं, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चलते हैं, खैबर पख्तून में प्रोटेस्ट चलते हैं, सिंध में प्रोटेस्ट चलते हैं। और ये बात आप और मैं हम जानते हैं कि ये देश ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। इंडिया को इसमें कोई रोल प्ले करने की जरूरत ही नहीं है। ये देश आने वाले टाइम में अपने आप खत्म हो जाएगा, नक्शे से हट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस देश का कैरेक्टर ही ऐसा है, इस देश का नेचर ही ऐसा है। पाकिस्तान इज अ कंट्री नॉट अ काइंड ऑफ अ थ्रेट टू इंडिया ओनली, इट इज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। अमेरिका की गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को जितना बड़ा थ्रेट मानती है ना, उससे ज्यादा बड़ा थ्रेट जो है पाकिस्तान है एज अ कंट्री इस पूरी दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि अनपढ़ लोग रहते हैं यहाँ पर, बेवकूफ लोग रहते हैं, ठीक है ना। आर्मी से लेके गवर्नमेंट से लेके उस कंट्री के सिटीजन, दिमाग नहीं है उन लोगों में, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्रुएलिटी भरी हुई है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, इसीलिए वो देश आज भिखारी बना बैठा है। खैर आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां पर बेसिकली इतना सब कुछ हो गया तो इंडिया जो बेसिकली बांग्लादेश का पड़ोसी रहा है, ईस्ट पाकिस्तान का पड़ोसी रहा है, और इंडिया में बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन रहती है, और ईस्ट पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कि माइनॉरिटी है हिंदू पॉपुलेशन। तो यहां पर हुआ ये सब, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को तो कुछ ना कुछ करना ही था। अब इंडिया ने पहले क्या है, इनिशियली इंडिया न्यूट्रल रहा, एकदम से आर्मी लेके घुस नहीं गए हम लोग भी, इनिशियल न्यूट्रल रहे। डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट हमने दिया ईस्ट पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशन के सामने हमने बात उठाई, दूसरे देशों के सामने हमने बात उठाई। अब इंडिया यहाँ पर धीरे धीरे डिप्लोमेटिक तरीके से इंटरवेंशन कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था। तो वेस्ट पाकिस्तान को यह लगा कि इंडिया आज नहीं तो कल बेसिकली क्या करने वाला है,
पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है। तो वेस्ट पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे, इससे अच्छा है कि पाकिस्तान पहले ही इंडिया पे अटैक कर देता है, अज्यूम करके। और 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, और इंडिया के जो 11 अलग अलग एयर बेसिस थे उन पर बम बरसाए, अटैक कर दिए। वो 11 एयर बेसिस में अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर, उत्तरलाई, फरीदकोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन 11 बेसिस एयर बेसिस के बहुत सारे एयरफील्ड्स पर बेसिकली बम। अब बदले में बेसिकली क्या है, इंडिया भी आ गया। इंडिया ने भी बोला चलो भैया ठीक है, अब आप लोग लड़ाई झगड़े पे उतर ही आए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर हम भी अपना फुल ब्लोन अटैक कर ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फुल ब्लोन अटैक जो है पाकिस्तान पे लॉन्च कर दिया। और आपको पता होगा बैटल और वॉर के बीच में डिफरेंस होता है। वॉर एक बहुत बड़ा वॉर होता है, उस वॉर में छोटी छोटी बैटल्स होती है, छोटी छोटी बैटल्स मिलकर एक बहुत बड़ा वॉर बनती है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे बैटल्स हुए जो सारे के सारे इंडिया ने जीते। बैटल ऑफ चंब, बैटल ऑफ बसंतसर, बैटल ऑफ लोंगेवाला, बैटल ऑफ हिल्ली, चारों की चारों बैटल इंडिया जीती है। और यहां पर आप ये समझने की कोशिश करिए कि इंडिया 2 फ्रंट से लड़ रहा है सर, बीच में इंडिया है, हियर इज योर इंडिया, यहां पे आपका सर वेस्ट पाकिस्तान है और यहां पे सर आपका ईस्ट पाकिस्तान है। तो इंडिया वेस्टर्न फ्रंट से भी लड़ रहा है और इंडिया यहां पे आपका ईस्टर्न फ्रंट से भी लड़ रहा है। वेस्टर्न फ्रंट पर इंडिया ने डिफेंसिव अप्रोच रखी, अपने को उससे मतलब नहीं, वेस्ट पाकिस्तान से था। ईस्टर्न फ्रंट पर हमने अटैकिंग अप्रोच रखी। और ईस्टर्न फ्रंट पे सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं लड़ी, ईस्टर्न फ्रंट यानी आज के बांग्लादेश में इंडियन आर्मी ने जो मुक्ति वाहिनी थी, मुक्ति वाहिनी यानी ईस्ट पाकिस्तान की लिबरेशन फोर्स, जिसे वेस्ट पाकिस्तान वाले मिलिटेंट्स कह रहे थे, उन्हें इंडियन आर्मी बेसिकली क्या की, ट्रेंड की। और यहां पर ट्रेन की, और इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी दोनों मिलकर बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान में लड़ते हैं। और दिसंबर 1971 में फाइनली जो है इंडियन आर्मी ओपन तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में इन्वेड कर देती है, ठीक है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सपोर्ट क्या चल रहा है सर, यूएसएसआर जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और पूरी की पूरी दुनिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान का लोकेशन अगर आप देखते हैं तो वेस्ट पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है, ऐसी जगह पर है जो सेंट्रल एशिया, नॉर्थ यूरोप को साउथ एशिया से कनेक्ट करता है। तो सारी की सारी दुनिया पाकिस्तान का वो जो रूट है वो इस्तेमाल करना चाह रही थी अपने फ्यूचर ट्रेड के लिए, इसीलिए। लेकिन यूएसएसआर इंडिया के सपोर्ट में था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज रशिया और यूक्रेन के वॉर में जो इंडिया है वो खुलकर बेसिकली कभी रशिया के अगेंस्ट में नहीं बोलता, जबकि यूरोपियन कंट्रीज ने कितना इंडिया को प्रेशराइज किया कि आप यूक्रेन के सपोर्ट में आइए, रशिया को क्रिटिसाइज करिए, इंडिया ने कुछ नहीं बोला, न्यूट्रल रहा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री जो 1971 का एहसान आज तक यूएसएसआर और या फिर रशिया का चुका रहा है। क्योंकि 1970 इंडिया के तो मन में ये है ना कि 1971 में तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो तुम जो यूरोपियन कंट्रीज हमें आज ज्ञान दे रही हो कि रशिया को क्रिटिसाइज करो, यूक्रेन के सपोर्ट में आओ, तुम सभी के सभी 1971 में कहां गए थे जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था और बंगाली हिंदू स्पीकिंग लोगों का इतना ज्यादा बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान में। तब तुम सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं तब तो पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर आई थी और इंडिया अकेले लड़ रहा था। और इंडिया का सपोर्ट किसने किया? रशिया ने किया था ना। तो आज जब रशिया वॉर में उतरा है यूक्रेन के अगेंस्ट, तो इंडिया जो है भले ही खुल के रशिया को सपोर्ट ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली सर सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, तेल तो उन्हीं से खरीदेंगे, न्यूट्रल रहेंगे और यूक्रेन को ना करेंगे क्रिटिसाइज। तो इंडिया जो है ये बेसिकली सारी सिचुएशन यूरोपियन कंट्रीज को 1971 की याद दिला रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, आज जो आप एक्ट कर रहे हैं, आज जो आप किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो आपको आगे दिखेगा। अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, उसके रिजल्ट्स आपको आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आपके फेवर में देखने को जरूर मिलेंगे, जैसे इंडिया के फेवर में आज देखने को मिलता है। खैर, अब यहां पे यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के सपोर्ट में पूरी दुनिया थी। अब यहां पर ऑपरेशन त्रिदेंत जो है वो लॉन्च होता है। यहां पर बेसिकली क्या है कि इंडियन नेवी जो है कराची के नेवल पोर्ट पर पाकिस्तान पे अटैक कर देती है। अब जब बेसिकली कराची के नेवल पोर्ट पे अटैक कर रही है तो सीधी सी बात है सर, हम लोग यहां पर बेसिकली अरेबियन सी की बात कर रहे हैं। अब अरेबियन सी में पाकिस्तान की नेवी को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका की जो नेवी है वो उतर आती है, और अमेरिका की नेवी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूएसएसआर की नेवी जो है वो अरेबियन सी में उतर आती है। आप समझिए, इंडिया की नेवी ने ऑपरेशन त्रिदेंत में कराची पे अटैक किया,
और इंडिया की नेवी को डिफीट करने के लिए यूएसए की नेवी आ गई और इंडिया समझ नहीं पाया कि अब यूएसए को रोके कि पाकिस्तान पे अटैक करे, तो सर इंडिया के सपोर्ट में यूएसएसआर की नेवी आ गई और यूएसएसआर की नेवी ने क्या किया, अमेरिका की नेवी को रोक दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया और इंडिया के लिए एक ओपन चैनल छोड़ दिया कि जाओ अमेरिका को हम संभाल लेंगे, हम यूएसएसआर वाले अमेरिका को संभाल लेंगे, तुम जाके पाकिस्तान से निपटो। और यहां पर ये ऑपरेशन त्रिदंत पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ और फाइनली 16 ऑफ दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया। ये वही सोल्जर्स हैं जिन लोगों से हमने दिल्ली और मेरठ की सड़कें बनवाई थी। अच्छा, बाय द वे, वो सड़कें बनाने के बेसिकली 2 साल बाद उसका मेंटेनेंस करना भी मुश्किल हो गया, दोबारा से वो सड़कें बनवानी पड़ी हमें 1973-74 इमरजेंसी से जस्ट पहले, क्योंकि ये पाकिस्तान के सोल्जर्स का लड़ाई करना छोड़ो, सड़क भी ढंग से नहीं बनानी आती इन लोगों को, तो वो काम भी नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी ने 1974 में फिर से वो दिल्ली और मेरठ की सड़कें पूरी उखड़वा के दोबारा से बनाई, सड़कें भी नहीं बनानी आती इनको, खैर छोड़िए। अब यहाँ पर बेसिकली सरेंडर कर दिया इन लोगों ने और बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से आजाद हो गया, एक अलग कंट्री बन गई। और 8 ऑफ जनवरी 1972 को मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान ने, क्यों वेस्ट पाकिस्तान के, अब तो सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश बन चुका है, पाकिस्तान ने रिलीज कर दिया इंटरनेशनल प्रेशर में आकर और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के, आजाद बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये बेसिकली हमारा भारत और पाकिस्तान का 1971 का वॉर था। आज की डेट में अगर आप बेसिकली इसको समझने की कोशिश करें तो ये भी देखिए कि बांग्लादेश आज की डेट में 21st सेंचुरी में 2023-24 में भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साउथ एशिया में जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर हैं भारत के, उसमें सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो बांग्लादेश है आपका। दूसरा, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बांग्लादेश। हमें पता है जीडीपी के मामले में तो कुछ साल पहले तक ऐसा है कि बांग्लादेश भारत से भी आगे हो रहा था और बहुत बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि रिसोर्सेज भी हैं इनके पास, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारी इंडियन फर्म्स जो है वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, कर भी रही हैं और आने वाले टाइम पे करेंगी भी, ठीक है। और ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसके लिए बांग्लादेश बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि क्या है, इंडिया की जो कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से वो हम लोग देखते हैं बेसिकली क्या है कि वो चिकन स्नेक से, तो अगर बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं तो हम बांग्लादेश के थ्रू डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा है। नया कॉरिडोर भी तो बनाया था बांग्लादेश और भारत ने मिलकर, मैत्री सेतु, जिसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो कि भैया यहां से हम भारत से निकले, बांग्लादेश में एंटर करें और डायरेक्ट फिर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ जाए। और ये एक नोटेबल पॉइंट आपको याद रखना है कि मुजीबुर रहमान इंडिया में जितनी बड़ी पर्सनालिटी है उतनी ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, सॉरी बांग्लादेश में जितनी बड़ी पर्सनालिटी उतनी ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है भारत में भी है, क्योंकि भारत ने रिसेंटली 2021 में इनको गांधी पीस प्राइज अवार्ड भी दिया था। तो ये था आपका भारत और पाकिस्तान का 1971 का वॉर। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होगी जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए अच्छी रहेंगी। और इसी तरीके के टॉपिक्स अगर आपको डिटेल में समझने हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद Sahel Academy. I will see you in the next video. Thank you very much.